हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। आज बच्चे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। हमारा मैथमेटिक्स का न्यू टॉपिक है। हम लोग बात करेंगे 3D के बारे में। ठीक है, वैसे 3D के पहले वेक्टर होता है, लेकिन मैं 3D की डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर इसके बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो 3D में हम लोग समझेंगे कि 3D में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले जो 3D में हम लोग बात करेंगे, बड़ा बेसिक बातें समझेंगे। 3D से पहले 11th क्लास में आपने डिस्कशन कर लिया है। 2D के बारे में आपने पढ़ा है। 2D में हमने क्या पढ़ा है? 2 डायमेंशनल स्पेस के बारे में पढ़ा है। और 3D में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि 3D में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहां से अगर हम 3D में बात करें तो 3D में हमें समझना है बच्चे, जब 3D की स्टार्टिंग होती है तो 3D में हम लोग अब यहाँ पे जनरली 3 एक्सिस को लेकर चलते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में ही समझेंगे। हम यहाँ पे कितनी एक्सिस लेके चलेंगे? 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके चलेंगे। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं? एक्स एक्सिस नाम देते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? एक्स एक्सिस नाम देते हैं। और ये हमारी क्या होती है? वाई एक्सिस होती है। और अगर इसे देखें तो ये क्या मिलेगा बच्चे? जेड एक्सिस मिलेगा। इसे हम क्या नाम देंगे? जेड एक्सिस नाम देंगे। ये तीनों हमारा अगर देखोगे तो ये कैसे होंगे? तीनों लाइन हमारी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करेगी। कैसे फॉर्मेशन करेंगे? तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ के चलना है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में समझ लिए कि जनरली 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलेंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ऑल दीज 3 लाइंस मेक्स एंगल ईच अदर विद 90 डिग्री। ठीक है, एक दूसरे से ये कितने डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करती है? 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें, थोड़ा सा हम बातों को आगे समझें, तो हमें यहां से बच्चे जनरली आगे कुछ बातें हम जनरली आगे समझते हैं। यहां से जैसे मान लो, अब ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है। इसे हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है। इसे हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। और इसे हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? जेड एक्सिस है। हमारे पास एक क्या मिल गया? एक्स एक्सिस मिल गया। एक क्या मिल गया? वाई एक्सिस। और ये हमें क्या मिल गया? जेड एक्सिस। ठीक है, अब आपको ये बात तो पता होगा, जो क्यूबॉइड होता है यहाँ पे अगर देखो, ये भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। इसके बीच भी हमें कितना होता है? ये 90 डिग्री का होता है। और इसके बीच भी हमें कितने डिग्री का एंगल मिलता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अगर हम देखें, मैं कुछ नेमिंग कर दूं, मैं मान लेता हूं यहां से अगर देखें, तो यहां से अगर हम देखें तो हमें यहां से क्या समझना है? जैसे मैं इसकी नेमिंग कर दूं, मैं मान लेता हूं ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है। ठीक है, मैं यहां से मानता हूं कि ये मेरे पास क्या दे रखा है? ए पॉइंट दे रखा है। ठीक है, और हम यहाँ से मान लेते हैं ये मेरे पास बी पॉइंट दे रखा है। कलर थोड़ा दिख नहीं रहा है, एक मिनट बच्चे। हम यहाँ से मान लेते हैं ये मेरे पास सी पॉइंट दे रखा है। ये मैं मान लेता हूँ डी पॉइंट दे रखा है। इसे मैं मान लेता हूँ ई पॉइंट दे रखा है। मैं इसे मान लेता हूँ एफ पॉइंट दे रखा है। और ये मैं मान लेता हूँ जी पॉइंट दे रखा है। नेमिंग कर दिया। और ये मेरे पास आप जानते हो ये क्या होता है? ओ पॉइंट होता है। ठीक है, अगर हम देखें, इसे थोड़ा सही कर लेते हैं। मैं इसे क्या नाम दिया हूं? ए पॉइंट। इसे मैंने क्या नाम दिया है? बी पॉइंट नाम दिया है। ठीक है, ये हमने नेमिंग कर लिया। समझ गए? अब अगर यहां से देखें बच्चे, अगर मैं मान लूं कि इस क्यूबॉइड की प्रत्येक एजेस कितनी है?
जनरली x यूनिट मैं मान लेता हूँ कि इसकी प्रत्येक एजेस की अगर देखें इसकी लेंथ कितना मान लेते हैं, अगर x मान लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखें तो क्या x, 0, 0 बनेगा। इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखें तो x, 0, 0 बनेगा। पहले हमेशा किस पर चलते हैं, x एक्सिस में, फिर उसके बाद हम किस पे चलते हैं, y एक्सिस में, और फिर हम किसके चलते हैं, z एक्सिस में चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा, अगर मान लो मेरे पास कोई P पॉइंट होता और ये x, y, z होता तो हमेशा आप क्या करते, अगर जैसे देखते OP हमें मिलता तो OP अगर देखते हैं तो OP हम यहाँ से पहले ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लेंथ देखते तो हमें ये कितना मिलता x यूनिट, फिर आप y एक्सिस पे देखते तो हमें ये कितना मिलता y यूनिट। ऐसे ही z एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर देखते तो आपको यहाँ से कोई z एक्सिस पे हमें कितना मिलता, ये भी हमें z यूनिट मिलता, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के चलना है कि अब हम अगर देखें तो ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसी तरीके से क्या बनेगा, अगर ये x यूनिट है तो हमेशा ओरिजिन से पहले x यूनिट में चलते हैं, फिर y एक्सिस के क्या चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। तो यहाँ से B कोऑर्डिनेट अगर देखें तो हमें B कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, x, y, फिर कितना z एक्सिस पे कितना चलेंगे, 0। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पहुंच गए तो अब z एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, 0 चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसी फॉर्मेट में y एक्सिस में देखें बच्चे तो हमें कितना यहाँ से समझना है, y एक्सिस में अगर देखें कि कोई पॉइंट होगा तो उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, तो ये ओरिजिन है। अब x एक्सिस पे कितना चलें बच्चे, 0 यूनिट, तभी तो यहाँ पे रहेंगे, और y एक्सिस में कितना चले, y यूनिट, तो 0 यूनिट फिर y यूनिट, ठीक है, 0 यूनिट। अभी हमने मान लिया है कि सबकी लेंथ कितना, मैंने मान लिया है ये क्यूबॉइड है तो x मान के रखा है, तो यहाँ पे आप इसे x कर दो, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखें फिर हमें यहाँ पहुँच गए, अब इसके आगे तो मूव नहीं करना, तो z को कितना चलना पड़ेगा, 0 चलना पड़ेगा, z को कितना चलना पड़ेगा, 0 चलना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। अब इसी फॉर्मेट से अगर देखें तो हमें यहाँ से क्या समझ के चलना है, अगर देखें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देखें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में अगर देखें तो ये हमारे किस प्लेन में है, अगर देखें तो YZ प्लेन में है, ये किस प्लेन में आएगा, YZ। तो उससे पहले इस F पॉइंट के कोऑर्डिनेट को समझो। अगर F पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देखें तो सबसे पहले हमें x कितना चलना पड़ेगा, 0, y भी कितना चलना पड़ेगा, 0, और फिर z कोऑर्डिनेट में कितना चलना पड़ेगा, x यूनिट चलना पड़ेगा, z कोऑर्डिनेट में कितना चलना पड़ेगा, x यूनिट चलना पड़ेगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट से अब हमें किसको समझना है, ये जनरली इसको समझना है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट को समझना है, ध्यान से समझना। देखो अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा आप समझो, तो ये वाला जो प्लेन था ये हमारा जनरली अगर देखोगे तो ये हमें अगर OABC देखें तो ये एक प्लेन का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर देखें तो ये एक प्लेन का, OAGF एक प्लेन का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर यहाँ से देखें ये भी एक प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ऊपर भी एक प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट को समझना है। अब यहाँ पहुँचना कब आसान है, सबसे पहले अगर हम देखें तो x एक्सिस में चल दिए, x एक्सिस में अगर हम चल लिए तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो हम x ना चल के पहले y एक्सिस पे चल लें, ठीक है, फिर y एक्सिस पे चल के फिर कैसे चलें, z एक्सिस के पैरेलल चल लें। तो यहाँ से अगर इसका कोऑर्डिनेट देखोगे तो x एक्सिस कितना चलना पड़ेगा, देखो यहाँ से यहाँ आना हमारे लिए आसान है, पहले हमेशा x चलोगे, फिर y चलोगे, फिर z चलोगे, तो यहाँ से यहाँ अगर x चल लिए तो यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचना कठिन है तो x को क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो x 0 चलेंगे, फिर y पे कितना चल लें, x यूनिट चल लें, और फिर अगर y पे x यूनिट चल लें, फिर z के पैरेलल, z एक्सिस ये है तो z एक्सिस के पैरेलल ये चलेंगे, तो फिर कितना चल लेंगे, x यूनिट। समझ पाए बात को, कोई डाउट इसमें, अब समझो इसकी बात को, समझे इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को। अब यहाँ पहुँचना है हमें, यहाँ अगर पहुँचना है तो हम अगर x एक्सिस में चलें, ध्यान से समझना, और फिर y एक्सिस के पैरेलल चलें तो यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर z एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो यहाँ चलेंगे, लेकिन हमें तो यहाँ आना है, तो मैं x एक्सिस के पहले पैरेलल चला, x एक्सिस में चला x यूनिट, अब y नहीं जाऊँगा, y कितना चलूँगा, 0 चलूँगा, ठीक है, फिर z पर हम y0 चले तो यहीं पे रह गए, तो फिर अब हम क्या चलेंगे, इधर चलेंगे, तो इधर चलेंगे, ये z एक्सिस है तो z एक्सिस के पैरेलल कितने यूनिट चले, x यूनिट मैंने मान के रखा है,
ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, x, 0, x बन गया। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट को समझें, अब समझो अगर हमें इस स्पेस यहाँ E तक पहुंचना है, अगर E तक पहुंचना है तो पहले मैं x चलूंगा, ठीक है, फिर y चलूंगा, फिर z चलूंगा, तभी तो हम पहुंच पाएंगे। तो यहां से अगर देखेंगे तो x पे x यूनिट, फिर y के पैरेलल चलेंगे x यूनिट, और फिर z एक्सिस जैसे ये है तो z एक्सिस के पैरेलल कितना चलेंगे, ये x यूनिट हम लोग चलेंगे। ये कहानी हम लोगों को यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से आपको सबसे पहले क्या समझ के चलना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट को समझ के चलना है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट किस तरीके से हमको मिलते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अब बातों को और समझते हैं। इतनी बात आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। हमने इतनी बातें देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अपनी बातों को आगे समझते हैं। देखो अब यहां से आगे समझना, अब यहां से अगर देखें हम आगे चीजों को समझते हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस तो मिलने के बाद कुछ बातें अब हम और समझते हैं यहां से। जैसे हमें ये 3D है, वैसे 3D में आप देखोगे तो 3D में हमें जनरली इनफाइनाइट प्लेन देखने को मिलता है। कितने प्लेन देखने को मिलता है, इनफाइनाइट प्लेन देखने को मिलता है। तो अब अगर हम यहां से देखें तो हमें कुछ बातें फिर समझ के चलनी है, ठीक है। हम 3D के बारे में कुछ चीजों को समझते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा तो कुछ बातें आपने देखा कि जब x एक्सिस पे हमारे पास कोई पॉइंट था तो उसका y और z कोऑर्डिनेट कितना मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। अब इसी बात को मैं डायरेक्टली फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ के चलना कि अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट x कोऑर्डिनेट में है तो उसका अगर देखेंगे तो मान लेते हैं अगर x एक्सिस में है तो x एक्सिस में होने पर उसका x कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, हमारे पास 0 बनेगा। अगर कोई भी पॉइंट x कोऑर्डिनेट में है तो x एक्सिस में है तो उसका y और z कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0 होगा। इसीलिए यहां से अगर हम देखें तो x एक्सिस का जो इक्वेशन मिलता है y इक्वल टू 0 और कितना मिलता है, z इक्वल टू 0 मिलता है, ठीक है। अगर हम x एक्सिस का इक्वेशन देखते हैं तो x एक्सिस का इक्वेशन हमें जो मिलता है वो कितना मिलता है, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 मिलता है। तो यहां से अगर हम देखें तो अब हमें समझ के चलना है कि अगर कोई भी पॉइंट मेरे पास z एक्सिस y एक्सिस पे है, मैं मान लेता हूं ये a है ये b है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या देखने को मिला, 0, y, 0 देखने को मिला। इसका मतलब अगर हम इस y एक्सिस के इक्वेशन को समझेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू हमें क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। अगर इसी फॉर्मेट से z एक्सिस की बात को समझेंगे तो अगर इस पर कोई पॉइंट C ले लिया तो इसका अगर देखेंगे तो हमें 0, 0, z मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसके इक्वेशन को समझेंगे तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको सबसे कुछ पॉइंट यहाँ पे दिमाग में बैठा के रखना है कि अगर हम इक्वेशन ऑफ x एक्सिस देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हमें कितना मिलेगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस अगर देखेंगे तो y इक्वल टू 0 और हमें z इक्वल टू कितना बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। अगर इसी फॉर्मेट से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमें कितना देखने को मिला, x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 हमें ये देखने को मिला। अगर इसी फॉर्मेट से बच्चे हम इक्वेशन ऑफ z एक्सिस समझेंगे तो z एक्सिस हमें देखने को क्या मिला, अगर देखेंगे तो हमें x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जनरली किसी भी 3 डायमेंशनल में अगर देखें तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का इक्वेशन हमें क्या मिलता है, ठीक है। कहानी अब आगे समझेंगे। अगर थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करें यहां से,
यहां से अगर थोड़ा सा आप और समझो, एक मिनट बस, जैसे इस फिगर को अगर हम देखें बच्चे, इस फिगर पे आप ध्यान से समझो, ठीक है। अब यहां पे अगर देखो तो आपको आगे क्या समझना है कि हमने एक्स वाई जेड को तो समझ लिया। अब अगर देखें तो यहां से आपको एक पूरा का पूरा ये प्लेन दिख रहा है, आपको एक पूरा का पूरा प्लेन क्या दिख रहा है, अगर आप देखो तो एक पूरा का पूरा प्लेन आपको ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा प्लेन आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर देखो तो एक वाईजेड प्लेन दिख रहा है और एक पूरा का पूरा देखें तो ये प्लेन दिख रहा है। वैसे यहाँ पे आपको ये समझ के चलना है कि टोटल 3 परपेंडिकुलर ही प्लेन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक हम क्या नाम देते हैं, एक्स वाई नाम देते हैं, एक वाईजेड देखते हैं और एक क्या देखते हैं, जेड एक्स प्लेन। 3 स्टैंडर्ड प्लेन हमें देखने को मिलता है। वैसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इनफाइनाइट प्लेन्स मिलते हैं, बट हम 3 स्टैंडर्ड प्लेन की बात यहाँ पे करेंगे। एक एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन और एक जेड एक्स प्लेन के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो इन 3 प्लेन्स को हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि इनका हमें इक्वेशन क्या मिलेगा। तो चलो आगे देखते हैं। चलो आगे समझते हैं। तो यहां से हमें क्या क्या देखने को मिला जनरली, ठीक है। अब हम अगर देखें तो ऐसे ही हमें समझना है कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन हमें क्या देखने को मिलेगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन अगर देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन में क्या देखने को मिला, जेड इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर इसी फॉर्मेट से इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन अगर देखेंगे तो जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन कितना बनेगा, अगर देखेंगे तो हमें जनरली y इक्वल टू कितना बनेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ जनरली एक्स जेड प्लेन वाई जेड प्लेन अगर देखेंगे तो वाई जेड प्लेन हमें कितना मिलेगा, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन अगर देखेंगे तो वाई जेड प्लेन का इक्वेशन हमें देखने को क्या मिलेगा, यहाँ से अगर देखें तो वाई जेड प्लेन का इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अगर देखें तो x इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ के चलना है, ठीक है, कि 3 प्लेन में अगर हम देखें तो 3 स्टैंडर्ड प्लेन एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स प्लेन मिलता है। क्यों, क्योंकि जब कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में होगा तो उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जब कोई प्लेन हमारा जेड एक्स प्लेन में होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जब कोई पॉइंट हमारा वाई जेड प्लेन में होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए हमें ये कहानी टोटल बनती है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम अपनी बातों को आगे समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको यहीं पे दिमाग में बैठा के बच्चे चलना पड़ेगा, उसके बाद हम कहानी अपनी आगे समझेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें यहां से, हम न्यू स्लाइड ले ले, अगर देखें तो यहां से इतनी बातें आप लोगों ने समझा होगा, ठीक है। अब आगे मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बात आप पहले इसके पहले पढ़ चुके हो तो थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखोगे। अगर आपने वेक्टर में चीजें पढ़ी है तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और मेरे पास ये क्या है, वाई एक्सिस है, और मेरे पास ये क्या है, एक जेड एक्सिस है, ठीक है। अगर मेरे पास ये जेड एक्सिस है, हम मान लें यहाँ पे मेरे पास क्या पॉइंट है, कोई पॉइंट O है। अगर मैं मान लूं मेरे पास ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो यहां से अब अगर हम OP वेक्टर की कहानी को समझें तो हमें OP वेक्टर क्या मिलेगा। OP वेक्टर अगर आप देखोगे तो ये कितना बनेगा, एक्स वाई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कहने का सेंस आप यहां से क्या कहते हो कि जनरली अगर हम देखें तो
जनरली हम देखें यहाँ तो ओपी वेक्टर हमें कितना बनेगा, अगर देखें तो ओपी वेक्टर या पी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर देखते हैं तो पी पॉइंट का इस पोजीशन वेक्टर कितना बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां से ये बात समझ के चलना कि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना होता है आई कैप, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना मिलता है जे कैप, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना होता है के कैप हमें मिलता है। ठीक है, अगर हम यहां से मॉड ऑफ ओपी वेक्टर की कहानी को समझें कि मॉड ऑफ ओपी वेक्टर कितना बनेगा, तो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एकदम आसानी से बात को समझ सकते हो कि किसी भी पी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर देखेंगे, अगर वो कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में एक्स आई का एक्स वाई जेड दे रखा है तो उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, और ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 0,0,0 होता है, इसलिए ओपी वेक्टर कितना बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बनेगा। और मॉड ऑफ ओपी वेक्टर अगर यहां से देखेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर देखें इसी फॉर्मेट से हम आगे बातों को समझें तो हमें कुछ बातें और समझनी है। अगर हम यहां से देखें तो यहां से हमें अब आगे समझना है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। अब सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें यहां से समझ के चलना है, डिस्टेंस फार्मूला समझना है कि डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या मिलता है। अगर मान लो हमारे पास कोई भी दो पॉइंट दे रखा है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है और मान लेता हूं ये मेरे पास बी पॉइंट है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूं बी पॉइंट है। अगर हम देखें तो इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1, y1, z1 है और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। हम अगर यहां से देखें, ठीक है, तो अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस ए बी हमें देखनी है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या देखनी है, ए बी हमें देखनी है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, थोड़ा सा मैं इसे टेढ़ा कर दूं तो आपके लिए और आसान है। अगर मान लो मेरे पास ये ए पॉइंट है, ठीक है, और मेरे पास ये बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 ले लें और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम x2, y2, z2 ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो हम ए को बी से मीट करा दिया, ठीक, तो मुझे ये बताओ यहां से अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें, वैसे तो ए बी डिस्टेंस आपने पढ़ रखा है कि ए बी डिस्टेंस कितना बनेगा। यहां से अगर देखें तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। आपने जो डिस्टेंस फार्मूला देखा तो आपने जनरली यही फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, बट हमें यहां से ये ए बी डिस्टेंस तो आसानी से समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि ये भी डिस्टेंस मिला कैसे है। अगर देखें तो मान लेते हैं इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में नाम दे रहा हूं, मान लेता हूं ए वेक्टर, और इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में मान लेता हूं ये कितना दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, अब अगर यहां से देखें तो यहां से हमें क्या समझने को मिलेगा, अगर आप देखो तो यहां से मुझे ये बताओ कि ए वेक्टर अगर देखें तो ए वेक्टर कितना मिलेगा, क्या x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप बनेगा कि नहीं। और यहां से अगर b वेक्टर देखें तो b वेक्टर कितना बनेगा, अगर देखें तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप बनेगा, यही बनेगा हमारा। अब मुझे ये बताओ यहां से अगर हम थोड़ा सा समझें तो हमें यहां से क्या देखने को मिलेगा, अगर देखो तो ए बी वेक्टर कितना मिलेगा, ए बी वेक्टर अब अगर समझे, ठीक है, तो पी बी ऑफ हमें क्या पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही तो पढ़ा है कि अगर हमें ए बी वेक्टर देखें तो ए बी वेक्टर क्या मिलेगा, इस बी का पोजीशन वेक्टर माइनस इस ए का पोजीशन वेक्टर। इतनी ही बात तो आपने समझा है।
तो यहां से थोड़ा सा अगर हम और चीजों को समझें, यहां से अगर थोड़ा सा और ध्यान से हम आगे समझें, तो हमें यहां से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये कितना बनेगा, पोजीशन वेक्टर बी का कितना निकाला है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और यहां से अगर देखें तो यहां से हमें a का अगर देखें तो a का हमें a का पोजीशन वेक्टर कितना पता है, a का पोजीशन वेक्टर हमें अगर देखें तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यही हमें पोजीशन वेक्टर पता है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इसे मैं रब कर रहा हूं, तो यहां से अगर आप देखोगे तो ए बी वेक्टर हमें क्या देखने को मिल गया, अगर देखें तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप, यही हमें देखने को मिल गया बच्चे। तो मतलब हमें यहां से अगर हम इस ए बी वेक्टर का मॉडुलस निकालें तो ए बी वेक्टर का मॉडुलस हमें क्या देखने को मिला, अभी हमने जस्ट पढ़ा, अगर इसके मॉडुलस को समझें तो मॉडुलस कितना बनेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, क्या यही हमें बनेगा। तो ये हमें क्या मिल गया, इसका मॉडुलस मिल गया, हमें ये मॉडुलस मिलता है। इतनी बातें आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आपने क्या देख लिया, डिस्टेंस फार्मूला समझा, ठीक है। चलो अब हम आगे बात को समझते हैं, क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम लोग अपनी कहानी आगे समझते हैं। चलो जैसे मान लेते हैं, हमें सबसे पहला एग्जांपल है, एक पॉइंट ए दे रखा है 1, 2, 3 है, ठीक है, और एक पॉइंट बी दे रखा है, मान लेते हैं 3, 2, 1 है। हमें ए बी डिस्टेंस देखना है, तो ए बी डिस्टेंस डायरेक्टली हमें कितना बनेगा, यहां से अगर देखें तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, आप इसे क्या समझोगे, x1, y1, z1, और इसे क्या समझेंगे, x2, y2, z2, यही समझेंगे। तो यहां से 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, यही बनेगा। तो यहां से अगर देखेंगे बच्चे तो यहां से कितना बनेगा, ये 3 माइनस 1 तो 2 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां से फाइनली अगर आप देखोगे तो 4 प्लस कितना हो गया 4, तो हमें कितना बनेगा √8, हमें कितना बनेगा √8 बनेगा। ये कहानी हमको मिलेगी। तो डिस्टेंस फार्मूले से इस तरीके से हम बातों को क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलो आगे समझते हैं अब। तो यहां से अगर हम देखें आगे, अब समझते हैं, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमें ए पॉइंट दे रखा है ऐसे 1, चलो मान लेते हैं cos अल्फा, 0, 0, ठीक है, और एक बी पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं 0, sin अल्फा, 0 दे रखा है, ठीक है। हमें दोनों के बीच डिस्टेंस देखनी है, ए बी डिस्टेंस कितना बनेगा, यहां से अगर देखोगे 0 माइनस cos अल्फा का स्क्वायर प्लस कितना हो गया sin अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर और फिर कितना बनेगा प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो फाइनली ये कितना बनेगा, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हमें कितना बनेगा, ये cos स्क्वायर अल्फा और ये कितना बनेगा sin स्क्वायर अल्फा और हमें ये कितना बनेगा 0 का स्क्वायर।
देन फाइनली हमें यहाँ से कितना बनेगा, फाइनली हमें कितना बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आपको पता है इसकी वैल्यू कितना होती है 1, तो √1 मतलब कितना हमें मिल गया 1 बन गया। ठीक है, इस फॉर्मेट से हमें डिस्टेंस फार्मूले के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये सब आप 11th क्लास में चीजें पढ़ चुके हो, इतना बेसिक चीजें आपने 11th क्लास में सारी चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। ठीक है, अब हम न्यू बात आगे समझते हैं। हमें जनरली आगे अब ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ से 2 टाइप के डिवीजन हमें देखने को मिलता है। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, जनरली डिवीजन की बात करेंगे, डिवीजन फॉर्मूला समझेंगे। क्या समझेंगे? डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, हमें यहाँ से 2 टाइप के डिवीजन को समझना होता है। कितने टाइप के? 2 टाइप के डिवीजन को समझना होता है। एक डिवीजन हम जो समझेंगे इंटरनल डिवीजन समझेंगे, और एक डिवीजन हम क्या समझेंगे, यहाँ से अगर देखोगे एक डिवीजन इंटरनल मिलेगा और एक डिवीजन हमारे पास एक्सटर्नल मिलेगा। एक क्या मिलेगा? एक्सटर्नल डिवीजन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? एक्सटर्नल डिवीजन, एक डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलना है। हमें यहाँ से 2 डिवीजन समझना है, एक इंटरनल डिवीजन और एक डिवीजन क्या मिलेगा? एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन को अगर हम देखें कि इंटरनल डिवीजन हमें क्या मिलेगा, सबसे पहली बात जो हम समझेंगे एक्सटर्नल डिवीजन की बात हम समझे, इंटरनल डिवीजन की बात को हम समझेंगे कि इंटरनल डिवीजन हमारे पास क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप किसकी बात करोगे? इंटरनल डिवीजन की बात करोगे। ठीक है, तो हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हमें किसकी बात को समझना है? इंटरनल डिवीजन की। अगर हम इंटरनल डिवीजन की बात को देखें कि इंटरनल डिवीजन हमें किस तरीके से देखने को मिलता है, अगर 2 पॉइंट को कोई मीट कराया जाए, ठीक है, तो एक लाइन का फॉर्मेशन होगा और इस लाइन के फॉर्मेशन में इंटरनल डिवीजन हमें क्या देखने को मिलता है। मैं मान लेता हूं मेरे पास ये ए पॉइंट है और मैं मान लेता हूं मेरे पास ये बी पॉइंट है। वेक्टर में भी आपने ये बात को पढ़ा होगा, अगर आपने वेक्टर देखा होगा, और इसी बात को आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी समझा है। अगर मैं मान लेता हूं मेरे पास ये पॉइंट x1, y1, z1 है और मेरे पास ये पॉइंट x2, y2, z2 है। ठीक है, तो यहां से अगर हम a और b को मेट करा दे तो मेरे पास कोई पॉइंट P है जो इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m रेशियो n पे डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे P पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अगर देखें तो AP रेशियो PB हमें कितना है यहाँ पे? m रेशियो n पे है। ठीक है, देन यहाँ से P पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट समझें कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये इसके साथ भागेगा और ये इसके साथ भागेगा। तो यहाँ से P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखें तो हमें जो बनेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन कितना बनेगा? m प्लस n। ठीक है, m प्लस n मतलब mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन कितना बनता है? m प्लस n, कॉमा mz2 प्लस nz1 अपॉन कितना बनता है? m प्लस n। ये कहानी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या समझ के चलना है? अगर देखें कि इफ एनी पॉइंट P divides this line joining points A and B in m ratio n, then the coordinate of the point P will be mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। सीधी सी बात समझो, आप आसानी से लिख सकते हो, इसको इसके साथ भगा दो और इसके साथ भगा दो, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको डायरेक्टली ये मिल जाएगा। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब हम बात को समझते हैं आगे इसके बच्चे कि एक्सटर्नल डिवीजन हमें क्या मिलेगा। थोड़ा सा इसी बात को और हम आगे समझ ले पहले। ठीक है, थोड़ा इसी बात को हम आगे और समझते हैं। अगर यहां से देखो, मैं मान लेता हूं मेरे पास ऐसे ही एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं x1, y1, z1 ले लूं और इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं x2, y2,
Z2 ले लो, ठीक है। तो यहां से अगर इसके m पॉइंट का, इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट समझे, किसका कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट समझे, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें क्या बनेगा, यहां से अगर देखेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, एंड z1 प्लस z2 अपॉन 2, मतलब हमें यहां से क्या समझना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ z अपॉन 2, ये हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखने को मिलता है। क्लियर हो गया होगा बात बच्चे। अब हम थोड़ा सा इसमें एक बेसिक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि इसका एग्जांपल हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो मेरे पास एक कोई पॉइंट है, मैं मान लेता हूं 2, 0, 0, ठीक है, और मेरे पास कोई एक पॉइंट है, मैं मान लेता हूं B है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं 0, 2, 1, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहां से अगर कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है जो इसे मैं मान लेता हूं 2:3 पे क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर यहां से AP रेशियो PB मैंने मान लिया कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, तो मुझे इस P पॉइंट का क्या करना है, कोऑर्डिनेट समझना है। तो आप इसको इसके साथ भगा दो और इसको इसके साथ। मैंने माना है कि P इसे किस में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, यहां से अगर देखें तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप अगर देखोगे तो 2 इंटू 0, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 अपॉन कितना हो गया 2 प्लस 3, कॉमा फिर 2 का 2 के साथ तो 2 इंटू 2 प्लस फिर 3 का 0 के साथ तो 3 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 3, कॉमा फिर 2 का 1 के साथ तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस, ठीक है, फिर कितना 3 इंटू 0, तो ये 0, यहां पे ये 0 होगा, यहां पे ये 0, ठीक है, तो यहां पे 2 इंटू 1 प्लस 0 अपॉन कितना 2 प्लस 3, ये हमारा बनेगा, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। तो यहां से अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट समझे तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बना, 2, 0, 0, 3 2 जा 6 अपॉन यहाँ 3 है 5, कॉमा यहाँ कितना 2 2 जा 4 अपॉन 4 अपॉन 5, कॉमा ये कितना हो गया अगर देखें तो 2 1 तो 2 अपॉन 5, ये हमें क्या मिल गया, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। इस फॉर्मेट से इंटरनली डिवीजन को हम समझते हैं। अभी इन पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलो आगे हम इंटरनली के बाद अब एक्सटर्नली को समझते हैं, ठीक है। यहां से अगर हम एक्सटर्नली को देखें तो हमें एक्सटर्नली को समझना है। अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन को देखें कि एक्सटर्नल डिवीजन की कहानी हमें क्या देखने को मिलेगी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आता है लेकिन ध्यान से समझना, समझ जाओगे। मैं मान लेता हूं पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया कितना है, x1, y1, z1 है, और मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x2, y2, z2। इस पॉइंट को मेट कराऊंगा तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। इससे मैं मान लेता हूं कोई मेरे पास पॉइंट P है जो इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मैं मान लेता हूं m रेशियो n पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको कितना मिलेगा। अगर इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम समझने की कोशिश करें कि इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो आपको क्या करना है, इसको B के साथ ले जाना है और इसको A के साथ ले जाना है, ठीक है। तो यहां से अगर हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट को समझें कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना मिलता है, तो अगर देखोगे तो हमें मिलेगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n
कॉमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन कॉमा एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन। ये कहानी हमें बनती है। मतलब ये m पॉइंट इसके साथ आएगा, ये n पॉइंट इसके साथ आएगा, ठीक है। आप mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n हमारा बनेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ के चलनी है, ठीक है। कहानी आपको ऐसे समझनी है यहाँ पे कि अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर m रेशियो n की वैल्यू हमारे पास 1 से ज्यादा हो गई, मतलब m अपॉन n की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा दिखे, ठीक है, 1 से ज्यादा दिखे तो आप हमेशा p पॉइंट को राइट हैंड साइड में लेना, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 से कम दिखे तो आप हमेशा पॉइंट p को एक ही तरफ लेना। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं इसको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन की बात आपको इतनी समझ के चलनी है कि एक्सटर्नल डिवीजन में हमें इतनी बातें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें यहां से हमें देखने को इतनी सारी बातें मिलती हैं, ठीक है। अब हम यहां से एक छोटी सी बात को और समझ के चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे जो पूछता है, रेशियो पूछता है कि हाउ टू फाइंड रेशियो, ठीक है, हाउ टू फाइंड रेशियो। कभी प्लेन इंटरसेक्ट कराओगे और कभी लाइन इंटरसेक्ट कराओगे तो हमें रेशियो किस तरीके से निकालना होगा। कोई भी दो पॉइंट, ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स को कभी प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, कभी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो दोनों बातों को हमें समझना है, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इसे समझ के चलना कि जनरली इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। अगर मान लो कभी भी आपको जनरली रेशियो फाइंड करना रहे, क्या फाइंड करना रहे, रेशियो फाइंड करना रहे, ठीक है। तो रेशियो फाइंड करते समय आप क्या करोगे, यहां से समझ के चलना, ठीक है। आप रेशियो फाइंड करते समय हमेशा आप मान लोगे कि वो पॉइंट होगा, वो इसे किस में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं हमेशा m रेशियो n, या m रेशियो n के प्लेस में आप लैम्डा रेशियो 1 ले लो, ठीक है। हम मान लेते हैं क्या किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा रेशियो 1 पे। ये बात आप समझ के चलना, हमेशा क्या रेशियो ले लेते हो, लैम्डा रेशियो 1, ठीक है। और ये आपको एजम्पशन लेके चलना है कि दिस डिवीजन इज इंटरनली डिवीजन, ठीक है। ये कैसा आपको फॉर्मूला, किसका कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करके चलना है, इंटरनल डिवीजन का आपको फॉर्मूला यूज करना है, या इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला आपको यूज करके चलना है, ठीक है। आप इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे तो आपका कितना बनेगा, अगर देखोगे लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है, कॉमा लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और कॉमा लैम्डा z2 प्लस 1 देखो भैया अभी नया नया ये पैनल लिया तो इसमें भाई थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे सीखने में, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा हर चीज समझने में, ठीक है। चलो देखते हैं तो यहां से कितना बनेगा, अगर देखेंगे तो हमें ये कितना बनेगा, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है, डिवीजन। हमें सबसे पहले किसका फॉर्मूला यूज करना है, इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला यूज करना है। इंटरनली डिवीजन का यूज करना है तो यहां से P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें कितना बनेगा, अगर देखें ये इसके साथ भागेगा और ये इसके साथ भागेगा तो कितना बनेगा, यहां से अगर देखें तो लैम्डा x2 प्लस कितना हो गया x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा
यहां से कितना बनेगा, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये हमें बनेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझना है। आप यहां से P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। ठीक है, मेरी बात को समझना, क्योंकि क्वेश्चन में P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन होगा। क्वेश्चन में P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन होगा। आप कंपैरिजन करके यहां से क्या करोगे, कंपैरिजन करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करोगे। किसकी वैल्यू निकालोगे, लैम्डा की वैल्यू निकालोगे। और अगर लैम्डा की वैल्यू, ध्यान से समझना, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, इसका मतलब डिवीजन कैसा हमने लिया है, डिवीजन हमारा कैसा होगा, इंटरनली होगा। और अगर लैम्डा की वैल्यू कैसी मिल गई, अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव मिल गई, तो हमने जो डिवीजन लिया है वो डिवीजन कैसा होगा, एक्सटर्नली होगा। ठीक है, डिवीजन लैम्डा की वैल्यू अगर नेगेटिव मिल गई तो डिवीजन हमारा कैसा होगा, एक्सटर्नली डिवीजन होगा। ये बात आपको समझ के चलना है। जो डिवीजन हमारा मिलेगा ये कैसा डिवीजन मिलेगा, एक्सटर्नली डिवीजन मिलेगा। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है कि जब रेशियो फाइंड करना होगा तो हमेशा लैम्डा इज टू 1 मानेंगे। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, आप इंटरनली डिवीजन का आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे, आसानी से आपको मिल जाएगा। कहानी अभी यहां पे भी हमें आगे समझनी है। क्वेश्चन में अभी मैं सब का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, अभी मैं सब पे बात करूंगा, इनके क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे आपको, मैं सब पे अभी यहाँ पे हर चीज पे बात करूंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको क्या सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे समझना, कभी कभी क्या होगा, जैसे आपको पॉइंट इंटरसेक्ट कराया, आपको यहां पे क्या मिलेगा, जनरली लाइन भी इंटरसेक्ट कराएंगे। ठीक है, यहां से ऐसे कोई लाइन दे दिया जाएगा। ठीक है, लाइन अगर देखोगे तो हमेशा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्मेट में दी होगी। ठीक है, आपको इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होगा। हम मान लेते हैं लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगा, लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। आप यहां से P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या करोगे, निकाल लोगे। ये भी पॉइंट पता होगा, ये भी पॉइंट पता होगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे और इस P पॉइंट को क्या करोगे, इस लाइन के इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद यहां से आप क्या करोगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करोगे। किसकी वैल्यू निकालोगे, लैम्डा की वैल्यू निकालोगे। लैम्डा की वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव मिल गई तो डिवीजन इंटरनल होगा। यहां से अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई तो डिवीजन कैसा होगा, इंटरनल होगा। अगर वैल्यू नेगेटिव हुई तो हमारे पास डिवीजन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। ये बात आपको समझ के चलना है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहां से भी समझ के चलना है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट और समझो यहां से, जैसे अगर हम मान लेते हैं, जैसे लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट की है। ठीक है, अगर हमारे पास इसी तरीके से कोई भी दो पॉइंट को कोई प्लेन इंटरसेक्ट करता है, इन लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स को मैं मान लेता हूं कोई मेरे पास क्या कर रहा है, प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई मेरे पास क्या कर रहा है, प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये भी तो किसी P पॉइंट पे ही करेगा। इस प्लेन का इक्वेशन जो आपको मिलेगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 फॉर्मेट से आपको प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। तो फिर तो भी आपको वही पूरा प्रोसेस करना है। आप अपनी तरफ से क्या करोगे, लैम्डा इज टू 1 मानोगे। किस रेशियो में मान के चलोगे, लैम्डा इज टू 1 के। इस P पॉइंट का आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, याद रखो, फिर इंटरनली यूज करना है। कौन सा यूज करना है, इंटरनली डिवीजन यूज करना है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या करोगे, इस प्लेन के इक्वेशन में क्या करोगे, ये जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां से हमें मिला है, इसका कोऑर्डिनेट जो आपको मिलेगा यहां से, कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर हमें जो मिलेगा, इसको क्या करोगे आप यहां पे सैटिस्फाइड कराओगे।
सेटिस्फाइड कराने के बाद आपको काम क्या करना है, यहां से सेटिस्फाइड करा दोगे तो आपको आसानी से क्या मिलेगा, यहां से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, फिर लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, और अगर लैम्डा की वैल्यू कैसी मिली, पॉजिटिव हुई, तो जो हमने डिवीजन ले रखा है इंटरनली वो हमारा सही है। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव मिली तो ये डिवीजन कैसा होगा, जनरली एक्सटर्नली होगा। इतनी बातें आपको समझ के यहां से चलना है। क्लियर हो गया होगा। तो आज मैंने सिर्फ आपको क्या सिखाया है, कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जनरली इंटरनल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमने सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम इनके नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस को समझेंगे और हम देखेंगे कि जनरली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम क्या होगा। तो हर एक बात को हम क्या करेंगे, यहां से समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।